2020 में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव के लिए पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। 6 तारीख को वहां वोट डाले जाएंगे और सेकंड फेज के लिए 11 को। लेकिन बात अगर हम पहले फेज की करें तो 121 सीट पर 1341 प्रत्याशी, 1314 उम्मीदवार हैं। 16 मंत्री जो भी नीतीश सरकार में हैं, उनका भाग्य भी इसी के अंदर कैद होगा। क्या रहेगा ये तो 14 को पता लगेगा, लेकिन हर पार्टी ने अपनी ओर से भरपूर कोशिश की है। पहले फेज से पहले मैनिफेस्टो जारी हुए हैं, बड़े बड़े वादे किए गए हैं, जीत के दावे हैं, धुआंधार चुनाव प्रचार हुआ है। और हम यूं भी कहें तो चुनाव प्रचार में जिस तरह की भाषाओं का प्रयोग किया गया वो भी गजब था। ये जनता तय करे या फिर राजनेताओं को तय करना चाहिए कि हमें क्या मर्यादाओं की लिमिट क्या तय करनी है। तो चले, हमारे साथ लगातार इस पूरे सफर में डॉक्टर शोभित सुमन जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। और कांग्रेस से अविनाश सिंह जी हमारे साथ में हैं जी, सुहेली मेहता जी भाजपा से हैं, और सोनाली आनंद जी हमारे साथ जन स्वराज पार्टी से। सभी का स्वागत है। मैं शोभित जी आपके पास में आना चाहूंगा। पहले फेज के चुनाव प्रचार से पहले बड़े दावे और वादे जो सेकंड फेज तक भी रिफ्लेक्ट करेंगे। मैं अनाउंसमेंट्स जो किए हैं, भी घोषणाएं जो किए हैं, कुछ वादे किए हैं, उसको लेकर के भी चर्चा करूंगा। लेकिन पहला सफर कैसा कह सकते हैं हम? चुनाव प्रचार का शोर तो थम चुका है। निश्चित तौर पर चुनाव प्रचार का दौर जो है थम चुका है। 18 जिले हैं इसमें, पहले चरण में जो 18 जिले के 121 सीटों पर जो है मतदान 6 नवंबर को इसमें होना है। आप देखेंगे तो सभी पार्टियों ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और आज शाम तो जो है ये चुनाव प्रचार भी थम गया है। आप देखेंगे तो बड़े बड़े नेताओं की जो रैली इसमें देखी गई। हर क्षेत्र में जो है बड़े बड़े नेता आए और मतलब भाजपा से आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की। पटना में रोड शो उन्होंने किया। आज भी पीएम मोदी ने जो है जो ऐप जो है भाजपा का, उसके माध्यम से जो उन्होंने महिलाओं से संवाद किया है। तो यह देखा जा सकता है कि भाजपा ने अपनी पूरी कसर जो है वो इस पहले चुनाव में ही अपनी उतार दी है कि जो है जितनी भी सीटें हैं, चूंकि ये महत्वपूर्ण सीटें हैं पहले चरण में, जिसमें इस बार जो चुनाव हो रहे हैं उसमें नीतीश कुमार का यह अंतिम चुनाव देखा जा रहा है कि उनका अंतिम चुनाव है। ऐसे में यह पूरी की पूरी जो आप नेतृत्व देखेंगे वो नीतीश कुमार के ही हाथों में लास्ट में अंतिम में आ गया है। हालांकि बीच में भाजपा ने यह कोशिश की थी कि वह जो है जो नेतृत्व जो है वो भाजपा के पास आए। मुख्यमंत्री का चेहरा जो है लास्ट चुनाव के अंतिम जो पायदान है उस जाते जाते जो है भाजपा को इसमें देखा मतलब मुख्यमंत्री के तौर पर, चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया जाए। लेकिन यह अब देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार ही जो है फिर से जो इसमें मुख्यमंत्री के पद के दावेदार हो गए हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही शपथ लेने जा रहे हैं। और एनडीए को इस चुनाव में अभी पहले चरण में जो है एज बढ़ता हुआ दिखाई भी पड़ रहा है। यह साफ दिखाई पड़ रहा है। खास करके जो एनडीए के कई योजनाएं जो हैं, खास करके आप अगर फील्ड में देखेंगे तो जो 10,000 रुपये जो महिलाओं के खाते में दिए गए हैं उसकी वजह से काफी जो है फायदा नजर आ रहा है। तो आपको लगता है कि फ्री बीज स्कीम से है वो जो काफी कारगर दिखाई दे रही है इस चुनाव में? ये फ्री बीज स्कीम भी कारगर है और संवाद निरंतर हो रहा है। बड़े बड़े नेताओं की जो रैली देखी जा रही है, वो लोकल नेता कैंप कर रहे हैं यहाँ पर, उसको देखा जा रहा है। तो शोभित जी, मैं वापस लौट रहा हूँ आपके पास में, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। आपने जिक्र किया और सबको पता भी है कि क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का युग है, तो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री ने महिला कार्यकर्ताओं से संवाद किया है। और एक बड़ी बात है बिहार की, वहां के बारे में कई चीजें की चर्चाएं हो, लेकिन वहां महिलाएं मतदान प्रतिशत में अन्य राज्यों के अगर पिछले कुछ ट्रेंड्स को देखें तो आगे हैं। पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने वोट कास्ट किया है। और हमारे भी इस वक्त की जो डिबेट है उसका सौभाग्य है कि 2 महिला नेत्री हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं भाजपा और जनस्वराज पार्टी से। तो मैं सोनाली मैम आपके पास में आना चाहूंगा। आपकी पार्टी पहली बार भाग्य आजमा रही है, चुनाव सब जगह लड़ रहे हैं, और आप लोग भी मानस जो बना के आए होंगे, मालूम है कि बिहार की सियासी पृष्ठभूमि कैसी है, कैसा बिहार में राजनेताओं का हालचाल है। सब आपसे कोई छुपा हुआ नहीं है, आपकी पार्टी से छुपा नहीं है। आपकी पार्टी के जो रणनीतिकार और सुप्रीमो वो तो बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि बिहार की सियासी तासीर कैसी है। तो कैसा रहा आपका इस सफर, क्या कहना चाहेंगे इस पे, पहले फेज की अगर हम बात करें तो? जी जी
देखिए ये सफर 3 साल पहले शुरू हुआ। 3 साल में हम 5000 गाँव से अधिक घूमे और वहाँ के लोकल लोगों से इंटरैक्ट किया, वहाँ की समस्याओं को समझा और जनसुराज उस माध्यम से पदयात्रा के माध्यम से लोगों के बीच अपनी एक बहुत मजबूत पकड़ बना चुका है। और उन्हीं जो बातें निकल गई लोगों से, उसी के बेस पे हमने मुद्दे को आगे रखा और उस पे सॉल्यूशन की बात कही है। तो हमें लगता है कि जो अभी एक माहौल हम देख रहे हैं पूरे बिहार में, जनसुराज का नाम अच्छे खासे तादाद में लोग ले रहे हैं और उस पे अपना विश्वास दिखा रहे हैं। तो मुझे ये लगता है ये 3 साल की मेहनत का परिणाम है और लोगों का ये भी विश्वास है कि बिहार में पहली बार मुद्दे पे की राजनीति हो रही है। मुद्दे को जो इश्यूज हैं उसे मुद्दा बनाया जा रहा है इलेक्शन में पहली बार बिहार में। और मुझे यही लगता है कि लोगों का यही विश्वास हम पे बना रहा है कि शायद यही पार्टी अगर सरकार बनाती है तो इन सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। आपका मानना है कि पहली बार बिहार में मुद्दों के इर्द गिर्द चुनाव दिखाई दे रहा है, मुद्दों पे राजनीतिक दलों को आना ही पड़ा है? जी। लेकिन उसमें भी अगर आप थोड़ा सा अभी एनालाइज करें तो जो एनडीए की रैलियां हो रही हैं, आप उसमें मेजरली यही पाएंगे कि वो जंगल राज की बात कर रहे हैं या तो आगे वो क्या घोषणाएं करने वाले उसकी बात कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो 20 साल से सरकार में हैं और फिर भी असक्षम है अपनी उपलब्धियों को गिनाने में। तो ये सबसे बड़ा प्रश्न आपके ऊपर यही टूट जाता है कि आपने पिछले 5 वर्षों में जो कार्य किया आप उसकी उपलब्धियां नहीं गिना सकते हैं, लेकिन अभी भी आपको ये कहना पड़ रहा है कि अगले 5 साल अगर हमारी सरकार आती है तो अगले 5 साल में ये करेंगे। तो आपको लगता है कि 20 साल में तो आई थिंक सारे सॉल्यूशन हो जाने चाहिए थे। तो चलिए इसका जवाब अभी हमारे साथ में अगर सॉल्यूशंस नहीं भी होने चाहिए तो अगर 100% अचीवमेंट नहीं भी हो सकता, ये बात मैं मानती हूँ, लेकिन उस तरफ कदम उठाए जा सकते थे जो कि कभी भी बिहार में उस तरफ आपको संदेह है कि अभी कुछ कदम नहीं उठाए गए? अभी सोनाली मैम आपको लगता है कि कदम उठाए नहीं गए हैं? बिल्कुल नहीं। जैसे हमने कहा कि पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मुझे लगता है कि अब लोग इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं। जब हर साल अगर मैं जवाब दिलवा रहा हूँ, वापस सोनाली मैम वापस आऊंगा मैं। सुहेली जी हमारे साथ में, उनसे मैं एक बार बात करना चाहूंगा, वो जवाब भी देंगे। डॉक्टर मेहता आपके पास में आना चाहूंगा। अभी बड़े सवाल खड़े किए हैं सोनाली आनंद जी ने जनसुराज पार्टी से कि इनकी पार्टी 3 साल पहले से जमीन पर आ चुकी थी, लोगों के मानस को टटोला और यह बात सामने आ रही कि मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए। लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं इनका कहना। दूसरी तरफ 20 साल से आपके मुख्यमंत्री जी सत्ता में, कभी आपके साथ, कुछ टाइम लालू जी की पार्टी के साथ में, लेकिन वो सत्ता में क्योंकि चेहरा फिलहाल आपके वही है। विपक्षी दलों का यह कहना है कि अभी भी केवल वादे किए जा रहे हैं कि हम ये करेंगे 5 साल में, तो अब तक किया क्या है उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है बीजेपी की ओर से या एनडीए की ओर से? अनम्यूट करिए मैम, अनम्यूट करिए। प्रोफेसर साहब अनम्यूट करिए, म्यूट है आपके यहाँ से। जी प्लीज। हाँ अब सुनाई दे रहा है? हाँ। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे ये मुद्दे की बात जो जनसुराज पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, मुद्दे पर तो चुनाव 2005 में जब हमारी सरकार बनी, आपने देखा कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हमारी सरकार बनी थी और तुरंत माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने उसका रिजल्ट भी दिया। और जब कानून व्यवस्था सही हुई, फिर उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन सा ऐसा क्षेत्र बचा है जिसमें कि काम नहीं हुए हैं। अब किसी पार्टी को जो 3 साल पहले आए हैं और लोगों से मिलना शुरू किए हैं, इन लोगों का कहना है कि कुछ हुआ ही नहीं और ये गिना ही नहीं पा रहे हैं। दरअसल अनगिनत योजनाएं आई हैं बिहार में, इसलिए आपके टीवी पर अगर आधे घंटे का समय मिलता है, 1 घंटे का समय मिलता है, तो उसमें कितने योजनाओं को लोगों ने जीना सीखा है। एनडीए सरकार में कैसे जीते हैं, लड़कियों ने जीना सीखा है, पढ़ना सीखा है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है महिलाओं का, ये महिलाओं को अपना आत्मविश्वास जगा है, महिलाओं में मेहता मैम इनका ये कहना है, मेहता मैम ये कहना है कि रोजगार के अवसर नहीं है, इस वजह से पलायन नहीं रोक पा रहा, जो बिहार की सबसे बड़ी समस्या है। कैसे रोजगार के अवसर नहीं आए? जब इतने डेवलपमेंट, मेरी बात पहले सुन लीजिए, आपकी बात हमने पूरी सुनी। जब डेवलपमेंट इतना बिहार में हुआ, जब शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, बेटियां घर से निकली, साइकिल की सुविधा उन्हें दी गई कि वो स्कूल जाएं, क्योंकि ड्रॉप ऑफ बहुत ज्यादा होते थे। उसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम आया, सड़कों, बिजली जो भी है। तो क्या बिना आदमी के हो गए वो काम? क्या बिना आदमी को रोजगार दिए वो काम हो गए?
ये लोग सिर्फ सरकारी नौकरी को रोजगार की एक्चुअली परिभाषा इन्हें नहीं मालूम है। ये बार-बार पलायन की बात करते हैं। क्या जी। किसी दूसरे स्टेट के लोग यहाँ पे नहीं आते हैं काम करने? अभी जो शिक्षक की बहाली हुई है हमारी सरकार में, उसमें भी यूपी के लोग आए हैं यहाँ पर। तो बात ये नहीं, आप किसी के मन के हमें यहाँ बिहार में सर्विस नहीं करके हमें साउथ इंडिया में सर्विस करने का मन करेगा, तो क्या आप उसे पलायन कहेंगे? हाँ, ये बात हम मानते हैं कि कोई भी सरकार, किसी की भी सरकार आती है, तो कोई भी काम पूर्णतः नहीं होते हैं। ये बिहार कोई भी विकास प्रोसेस में होता है, विकास खत्म नहीं होता। बिल्कुल बिहार का विकास अभी खत्म नहीं हुआ है, रफ्तार पकड़ चुका है और इसके लिए फिर से एनडीए सरकार की जरूरत है। बिहार की महिलाओं ने जाना है, युवा वर्ग जानते हैं, किसान जानते हैं कि किसे काम करने की साहस है और कौन बिहार में काम कर सकता है। आदरणीय जी। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार आई है। मैं तो ये कहती हूँ कि इतना विजनरी मुख्यमंत्री न पीछे कभी थे न आगे कभी होंगे। चलिए, इसका जवाब अविनाश जी देंगे। मैं आऊंगा सोनाली मैम, आपके पास आऊंगा, लेकिन अविनाश जी से एक सवाल। अभी आपने सुना अविनाश जी, हर मंच से पलायन की चर्चा हो रही है, जिसका जवाब मिसेज मेहता ने बहुत अच्छे से दिया है। नहीं, जवाब तो इनके द्वारा हर एक पद्धति पर दिया ही जाता है, जी। तो ऐसा काम नहीं किया जाता है। मैं बता दूं आपको सबसे पहले कि बिहार बेरोजगारी से त्रस्त। बिहार को, अगर बिहार का ऑपोजिशन बेरोजगारी की बात कहे तो ये कहेंगे कि ये पाकिस्तानी है। बिहार का ऑपोजिशन अगर कुपोषण की बात कहे ये कहेंगे पाकिस्तानी है। बिहार का ऑपोजिशन अगर किसान के खेत में पानी पहुंचाने की बात कहेंगे ये कहेंगे पाकिस्तानी। कुल मिला के अगर आप इनसे सवाल पूछिएगा, सवाल ये है हमारे ये माध्यम से कि आपने 20 साल काम किया, अभी आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी बड़ा विजनरी मुख्यमंत्री है। भाई, आपके तरफ से ही बोला गया था कि नीतीश कुमार का डीएनए खराब, हमारी तरफ से नहीं बोला गया। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने तो गाना गा दिया था, कहाँ गया उसे ढूंढो। आप ये बताइए, पिछली बार बिहार की जनता जो जनमत दी थी वो महागठबंधन सरकार को दी थी। आप चुनी हुई सरकार को गिराकर इसकी अपनी उपलब्धि, बिहार की जनता ये बताए कि बिहार की जनता कैसे विश्वास करे कि चुनी हुई सरकार को फिर इस बार ये रहने देंगे या नहीं रहने देंगे। सबसे बड़ा जो पार्टी या जो दल लोकतंत्र पर कुठाराघात करता हो उसके विषय में क्या बात करना। क्या बिहार का आंकड़ा आज सबसे अग्रणी राज्य में है? क्या बिहार में कुपोषित बच्चे नहीं है? क्या आप 10,000 रुपया का स्कीम अभी चुनाव के वक्त चलाते हैं? इससे पहले आप वो 10,000 रुपया का मदद नहीं दे सकते हैं बिहार की महिलाओं को? क्या आप बिहार में आपके ही द्वारा बोला गया है कि बिहार में जो शिक्षक की बहाली हुई थी पहले वो अयोग्य शिक्षक थे, उनकी पात्रता आपने ली। क्या 20 साल आपने यहाँ के भविष्य को, यहाँ की शिक्षा को अयोग्य शिक्षक के हाथ में डाल रखा था? क्या ये प्रश्न नहीं बनता है? क्या ये प्रश्न नहीं पूछना चाहिए क्या? तो बिहार की जनता आज के स्थिति में सिर्फ बिहार जो जल रहा है, बिहार में जो कानून की व्यवस्था आप देख रहे हैं कि दिन दहाड़े दिन में हम लोग को मार दिया जाता है। लॉ एंड ऑर्डर की बात ये कहाँ से करते हैं? अब बताइए, पटना के हेडक्वार्टर में डीएम के घर के पास में मर्डर हो जा रहा है, इसको कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर। तो सवाल हर मुद्दे पर इनकी एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, सीडी ईडी जो भी इनका जो सपोर्ट है उससे ये सरकार गिराती है, चुनी हुई सरकार को ये कर देते हैं। तो जनता के जनमत का अपमान किसने किया? जनता अगर जनमत किसी के पक्ष में दी है तो आप उस सरकार को गिरा दे रहे हैं। ये एक मुद्दा है, आप लोकतंत्र के साथ मजाक कर रहे हैं। और आपको बिहार की जनता बेरोजगारी के साथ, आप देख लीजिए उद्योग की बात, हमारे माननीय प्रधानमंत्री खुद कहते हैं हम चाय वाला है। अब पता नहीं विगत 3 चुनाव हो चुका है, चाय वाले को चाय नहीं नसीब मिल रहा है, चीनी मिल खुल ही नहीं रहा है, वो चीनी का चाय पी ही नहीं रहे। ये प्रश्न उठेगा, क्यों नहीं उठेगा? ये जनता का प्रश्न है, ये किसी पार्टी और किसी ये का प्रश्न नहीं है, उठना चाहिए। चलिए, मैं
अभी लौटूंगा आपके पास में वापस, मैं एक राउंड लूंगा। मैं सोनाली जी आपके पास में आना चाहूंगा। आपने जो कुछ सवाल खड़े किए थे उनका जवाब दिया। मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा यहाँ पे कि आपने सवाल बताया कि 20 साल से नीतीश कुमार हैं और उसके बाद भी ये कहे जा रहे हैं कि हम ये करेंगे, तो आपको लगता है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है? और मिसेस मेहता का कहना है कि लोग ये मान के चल रहे हैं केवल सरकारी रोजगार हैं, केवल वही रोजगार हैं, तो पलायन तो हर प्रदेश में हो रहा है, इनका ये आर्ग्यू है। नहीं, सबसे पहली बात तो जो मैडम ने अपना आर्ग्यूमेंट शुरू किया तो उन्होंने 2005 का जिक्र किया, तो ये हमें याद रखना जरूरी है कि ये 2005 नहीं 2025 है। हम 25 की बात करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा अब इस चुनाव में, क्योंकि हर सरकार हर इलेक्शन 5 साल की चुनी जाती है और पिछले 5 साल में हमने क्या किया इसका आकलन होता है। आपने आज से 20 साल पहले क्या किया इसका आकलन आज के डेट में नहीं होगा। आपने पिछले 5 वर्षों में क्या काम किया इस बेस पे आपकी सरकार चुनी जाएगी, और यही वजह है कि हर 5 साल में चुनाव होता है। और मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगी कि जो ये पलायन की बात कर रहे थे, एक होता है डिस्ट्रेस्ड माइग्रेशन जो आपको बहुत ही स्ट्रेस में या फिर मजबूरी में लेना पड़ता है। आप जो माइग्रेशन की परिभाषा दे रहे हैं, पलायन की परिभाषा दे रही हैं, उसमें ये कहती हैं कि बिहार के बाहर से लोग, यूपी के लोग बिहार में टीचर की नौकरी करने आ रहे हैं और बिहार से लोग जो बाहर जा रहे हैं वो लेबर के तौर पे खटने जा रहे हैं। तो दोनों में क्या कंपैरिजन है यहाँ पे आप देख लीजिए। और अगर ये फिर भी इकोसिस्टम हमारे बिहार में बना हुआ है तो क्या ये जस्टिफाइड है? बाहर के लोग बिहार में, बिहारियों को शिक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं मिल सकती, या बिहार में बिहारी शिक्षक क्यों नहीं बन सकते? और मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो आप उपलब्धियां गिना रहे हैं, इस बात से हम भी नहीं, और आई थिंक मेजरली लोग इस बात से नहीं नकारते हैं कि नीतीश कुमार जी जब आए थे तब बिहार में काम हुआ था। लेकिन इस बात से भी आप नहीं नकार सकते कि 2015 के बाद जो विकास की परिकल्पना हमने की थी बिहार में, उस गति से बिहार आगे नहीं बढ़ा है। तो ये जो एक गैप रह गया है उसकी बात हम हो रहा है, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। जब तक उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री बहुत बढ़िया काम किया, लोगों ने उनकी सराहना की है, उनकी सरकार की सराहना की है, लेकिन एट द सेम टाइम आपसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे जहां पे आपने गवर्नमेंट के तौर पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं निभाया। और यहाँ पे एक और चीज कहना जरूरी है कि जो भी उपलब्धियां आप गिना रही हैं, सड़क, पानी, बिजली, ये बुनियादी सुविधाएं हैं। अगर आजादी के 80 साल तक भी हमें इसी पे बात करनी रहेगी तो ये विकास का मतलब है, जहां पे आप एक साइड डिजिटल इकोनॉमी की बात करते हैं, एआई की बात करते हैं, और वहां पे आप फिर वापस आ जाते हैं सड़क पे, बिजली पे। और अगर सड़क पे ही हम आते हैं तो मैं यहाँ पे कोट करना बहुत जरूरी समझती हूँ कि पटना से कनेक्टिविटी अगर हर डिस्ट्रिक्ट की देखी जाए तो बहुत ही बेहाल है। पटना टू बीटा रोड इतनी जर्जर स्थिति में है कि आप इस पे चल नहीं सकते। वैशाली का ही एक फ्लाईओवर है जो 10 साल से बना आधे अधूरे स्ट्रक्चर में खड़ा है, वहां पे हर रोज जाम लगता है। अगर आप रोड की ही बात करते हैं तो पटना में एक कोने से दूसरे कोने जाने में आपको 2 घंटे से कम नहीं लगेंगे। तो ये कैसी व्यवस्था है जो अगर आप ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कर सकते? अगर आपकी उपलब्धि की बात हम करते हैं तो आपने हर हाईवे को ऑल वेदर रोड्स नहीं बनाया। सड़कें बनती हैं, सड़कें टूटती हैं, ब्रिजेस बनते हैं, ब्रिजेस टूटते हैं। सिर्फ बनाना ही सरकार का काम नहीं होता। और विकास की जहां तक बात रही जो आपने उठाया, विकास एक सतत प्रक्रिया है, चाहे कोई भी सरकार रहे विकास होगा ही, क्योंकि हमारा प्रोसेस ऐसा है, आवंटन बजट का होता है। तो निकम्मी से निकम्मी सरकार भी अगर होगी तो विकास होगा ही। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि सरकार की जो नियत है वो डिसाइड करती है कि विकास की गति क्या होगी। तो पिछले 5 सालों से या 10 सालों से बिहार की स्ट्रैगर्ड जो कहते हैं वो ग्रोथ है यहाँ पे। सोनाली मैम, समय कम है, मैं एक मिनट सभी के पास में जाना चाहूंगा क्योंकि समय कम है। मैं प्रोफेसर मेहता आपके पास में आना चाहूंगा। सवाल आपने सुने अभी कि मैं ये तो चलिए सोनाली जी के सवाल है, लेकिन मैं दूसरी बात और कहना चाहूंगा कि वहां भाषाओं की जिस तरह की स्थितियां चल रही हैं वो गजब हो रहा है। और एक बात सामने आ रही है लगातार कि नीतीश कुमार का डीएनए अचानक ठीक से कैसे हो गया जब बीजेपी के साथ में जुड़े, ये विपक्ष लगातार मंच से सवाल खड़े कर रहा है। नहीं, देखिए राजनीति में ये सब चीज होते रहते हैं और ये नई चीज नहीं है। पक्ष और विपक्ष समय के अनुसार हम लोग बहुत बचपन से राजनीति को बहुत करीब से देखते आए हैं, इसलिए ये सब कोई चीज नहीं है। हाँ, भाषाई मर्यादा जो है वो थोड़ी सी लांघी गई है, इसको सुधार में लाना चाहिए, सभी को लाना चाहिए। लेकिन अभी जो जनसुराज की प्रवक्ता कह रही थी कि पिछले 5 साल के विकास को ही आंका जाएगा, तो आप सबने देखा होगा कि बिहार में, मैं तो बस एक बेसिक सुविधा की बात बोली जिसके लिए कि बिहार के लोग तरस रहे थे। पूरे बिहार में आईआईटी की स्थापना, एम्स की स्थापना, मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, पॉलिटेक्निक कॉलेजों की स्थापना, ये किसने किया? और ये लगातार हो रहा है। क्या आप भारत के
मुख्य 10 राज्य में आप बता दीजिए 24 घंटे कहीं बिजली रहती है क्या? ग्रामीण इलाके में, शहर की बात छोड़ दीजिए, ग्रामीण इलाके में रहती है क्या? बिल्कुल ग्रामीण इलाके में आ रही है, 24 घंटे बिजली आती है। तो ये तो स्पेशल है ही, बिहार लगातार विकास कर रहा है और हर मामले में बेस निश्चित रूप से बनाया गया। पहले सड़कों का जाल बिछा, पुल बने। अब किसी को नहीं दिखता है कि पटना में सड़कों की सुविधा नहीं तो मेरीन ड्राइव पर जाके थोड़ा घूम ले। पूरे पटने में फ्लाईओवर का जाल बिछा हुआ है। तो अब क्या कहिएगा, उसी रोड पर ये लोग 3 साल से घूम रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं कि रोड सही नहीं है, यहाँ जाम हो गया, वहां जाम हो गया। भारत की जनसंख्या जितनी है, सुहेली मैम जनसंख्या और गाड़ियां जितनी है, आप समझिए कि बिहार का इकोनॉमिक सिस्टम कितना बड़ा है कि गाड़ियां इतनी लोगों ने खरीदी है कि रोड जाम हो जा रहे हैं। प्रोफेसर साहब सुनिए, ऐसा है कि हम डिबेट कर रहे हैं। आपने कहा कि मरीन ड्राइव की बात कर दी है, इस्माइल आइए सोनाली जी के चेहरे पे भी, तो आप इनकी बड़ी बहन है, इलेक्शन के बाद जरूर आप इनको घुमा करके लाइए। मैं चलिए अविनाश जी के पास में जाना चाहूंगा। घुमा के ले चलेंगे और खुद ड्राइव करके इनको ले जाएंगे घुमाने के लिए। हम अभी ही आमंत्रित कर रहे हैं इनको। ये बहुत अच्छी परंपरा होगी। अविनाश जी आपके पास में आना चाहूंगा। अब तो आप भी खुश होंगे, बहुत सारे विकास के कार्य गिना दिए हैं और ये भी कहा गया कि देखिए राजनीति में ये सब चलता है, जिस डीएनए की आपने जिक्र किया। विकास के कार्य इनके द्वारा रोजगार विकास का कार्य उन शब्दों में समझाया जाता है। रोजगार के नाम पर ये कहेंगे पकौड़ा बेचो, वो भी रोजगार है। जब भाई रोजगार आप इतना दिए, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट खोले गए हैं क्योंकि आदमी पहले स्किल्ड हो और उसके बाद रोजगार करे। इस बात को गौर कीजिएगा और ये हमारी ही सरकार में पहले हुआ है। आप ही की सरकार, केंद्र की सरकार ये भी बोली थी कि भाई पकौड़ा बेचो तो रोजगार। अब बिल्कुल पकौड़ा बेचना भी रोजगार है, वो भी एक स्किल है। आप भारत की जनता और बिहार की जनता से को रोजगार के नाम पर पकौड़ा बेचने की बात कहें, ये बहुत अच्छी बात है। जो जनता अविनाश जी अपन मुद्दे पे लौटे क्योंकि समय कम है, मुझे शोभित जी के पास जाना है, समय बहुत कम है। रोजगार होगा और जो रोड पर पकौड़ा छान के खिलाएंगे और उससे वो आजीविका उनको मिलेगी तो वो रोजगार नहीं होगा? बिल्कुल होगा। वो तो अपना अपना स्टैंडर्ड सेट करने का है कि हम किस तरह से रोजगार करते हैं। बात पूरी करिए अविनाश जी 30 सेकंड प्लीज अपनी बात पूरी करिए। नाम पे पकौड़ा नहीं, ये कहना है हमारा कि विकास मैं अपनी बात रख लेता हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ पकौड़ा बेचो, लेकिन पकौड़ा बेचना भी रोजगार का एक साधन है और हो सकता है। जिसको पकौड़ा बनाने का स्किल होगा वो अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अच्छा एक बात सुन लीजिए, अब जल्दी से बात पूरी करिए अविनाश जी, जल्दी करिए। जिस राज्य में बच्चे साल भर मेहनत करते हैं और एग्जाम के समय में उनका ये क्वेश्चन आउट हो जाता है, समझिए उनके भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ होता है। उसकी वेदना को आप सोचिए। बिहार की जनता उस वेदना को झेल रही है। महंगाई की मार, जो महिलाएं चुनाव में वोट देने जाएगी वो सिलेंडर का मार वो देख के जाएगी। दहकता हुआ चावल और दाल का रेट, दहकता हुआ तेल का रेट, जो महंगाई है, अमूमन महंगाई की बात में हम कर लेते हैं। तो ये बिहार की जनता देख रही है कि ये एनडीए की सरकार पूरी तरह से बिहार की जनता को हर मोर्चे पर मूर्ख बनाया गया इनके द्वारा। चलिए शोभित जी आपके पास में आना चाहूंगा। सर अविनाश जी समय कम है, शोभित जी के पास में जाना चाहूंगा। शोभित जी 2-3 चीजें, बिहार में एनडीए का इशू क्या वास्तव में अभी भी स्टैंड कर रहा था? दूसरा पलायन का मुद्दा रहा। भाषा की अगर बात करें तो मैं भाषण सुन रहा हूं सभी नेताओं के, सभी गजब बोल रहे हैं। तो ये कुछ पब्लिक के बीच चर्चा है। महंगाई, जो जनरल जो चीजें हैं वो भी। अस्थायी स्तर तो निश्चित रूप से राजनीति में बहुत ज्यादा नीचे गिर गया है। जहां पहले जो है दूसरे पे आक्षेप डाले जाते थे, अब जो है पर्सनल रूप से काफी आक्षेप डाले जा रहे हैं। आप इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार का जो पहला 2 कार्यकाल था वो बहुत काफी अच्छा कार्यकाल था और आज भी उसकी काफी प्रशंसा होती है। लेकिन अभी कुछ समय से जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी काफी जो है बदतर हुई है, इसमें भी कहीं दो राय नहीं है। लेकिन पहले जो स्थिति थी, आज आप 20 साल पहले की जो स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की कहें तो उससे काफी बेहतर है आज की स्थिति। इसमें कोई
कोई इसमें इनकार नहीं कर सकता है इस बात से। और अधिकारी भी आज के डेट में जो है वो बेलगाम हो गए हैं, ये भी यहाँ की सच्चाई है। विकास के कार्य काफी सारे हुए हैं बिहार में, विकास के कार्य एनडीए सरकार के दौरान ही हुए हैं। आप चाहे आप कोई भी मूलभूत सुविधाओं को देखें, चाहे सड़कों का जाल बिछा हो, बिजलियों की व्यवस्था अच्छी हुई है, चाहे शिक्षा की व्यवस्था ठीक हुई है, लेकिन और आगे व्यवस्था इसमें अच्छी हो सकती है और आगे शिक्षा में काफी कार्य करने की जरूरत है। आप देखें आज भी जो है यहाँ पर ड्रॉप आउट जो रेट है यहाँ पर बहुत ज्यादा है, बिल्कुल उसको भी कम करने की जरूरत है। ऐसे में विकास सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है और एनडीए को भी और काम करने की आवश्यकता है। शोभित जी, समय करने मेरे पास में, मैं सिर्फ इतना सा जानना चाहूंगा कि पलायन को लेकर के हर विपक्ष काफी हमलावर है, ये एक मुद्दा है वहां पे? जी बिल्कुल, पलायन तो यहाँ बिहार की ये सच्चाई है कि यहाँ पलायन बहुत ज्यादा है। आप अभी छठ का ही समय हाल में ही बीता है। अब आप इस बात को समझें कि छठ के बाद जो लोग वापस छठ में अपने घर आए थे, वो लोग वोट करने के लिए 6 तारीख तक का भी इंतजार नहीं कर पाए हैं। तो ये यहाँ की सच्चाई है। पलायन तो बिहार की बड़ी सच्चाई है और इस बात से नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन इस बात को भी आप देखें कि यहाँ भी रोजगार के काफी सारे जो है सृजन किए जा रहे हैं और आगे रोजगार की संभावनाएं तलाशी जानी चाहिए यहाँ पर, तभी जो है सरकार सही रूप से काम कर पाएगी। जी चलिए, मैं माफी चाहूंगा सर, बिहार है, बिहार का चुनाव है, पहले प्रचार जो दौर था वो थम चुका है, लेकिन चलते चलते हम सभी से आग्रह करेंगे कि आप पहले फेज में जहां पे भी आप वोट डालने जरूर जाएं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में नहीं दीजिए इजाजत।